Keystone, Universe of Education. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सो वेलकम बैक टू क्लास 12th का दूसरा चैप्टर. पहला चैप्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस. नाउ दिस टाइम टू पुल आउट द सेकेंड चैप्टर, and in this second chapter we are going to talk about a very interesting chapter. The name of the chapter is electrochemistry. It's a beautiful as well as a little difficult chapter. थोड़ा सा डिफिकल्ट है. क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी सारे चैप्टर्स को इंटरलिंक करता है. फॉर टू नेम अ फ्यू, लेट्स से थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शंस. ये चैप्टर्स कुछ 11th में आपने पढ़े हुए हैं. ये इस चैप्टर के अंदर लिंक होंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंटरलिंक होके इसके जो क्वेश्चंस हैं वो उस तरह से बनते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस चैप्टर इज difficult a little bit, but it's one of the most beautiful chapters of class 11th and 12th if I talk about chemistry in the world of science. So what we do is we just pull out this difficult chapter and yeah, there you go. So this is electrochemistry by Manjot Singh. I'll be host for this chapter and I'm going to give you some various interesting facts about this chapter, and we are going to do it in a beautiful way so that the students who are watching this lecture do not face any difficulty. Now, before we start with this electrochemistry chapter, let's understand something, that where was this electrochemistry brought about? Who were the pioneers of this electrochemistry? तो इलेक्ट्रो वर्ड सुनते ही याद आता है कि समथिंग इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. तो भाई माइकल फैराडे, वन ऑफ द बेस्ट, आर्ग्यूबली द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट. इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया में इन्होंने इतना काम किया है कि वी कैनॉट टॉक अबाउट इट. इट्स सो ह्यूज वर्क ही हैज डन. सो बेसिकली माइकल फैराडे वॉज the one scientist who actually was the pioneer of coining this term electro and chemistry. अब obviously एक physicist है जिसने electricity बनाया है, तो दूसरा एक chemist होना चाहिए. So the chemist name was John Daniel. These were the two scientists who actually came together and coined this word together, that is electrochemistry. Now, what is the importance of electrochemistry? क्यों इतना काम इन लोगों ने इस टर्म को कॉइन करने में लगाया है ना? यू नीड टू थिंक ऑन दैट. व्हाई दे केम आउट विद सच अ ह्यूज एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ साइंस वेयर दे हैड टू कॉइन दिस टू वर्ड्स. सो लेट्स गिव यू सम इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर. दिस सब्जेक्ट इज हाईली इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड ऑफ थ्योरी एज वेल एज इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. कहाँ इंपॉर्टेंस है इसका वो हम आपको लिस्ट डाउन करते हैं. इंपॉर्टेंस मेनली इन द वर्ल्ड ऑफ मेटलर्जी, जहाँ हमको मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं. दूसरा, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स. एक्सट्रैक्शन अलग चीज़ है, प्योरीफिकेशन अलग चीज़ है. ये हम आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर मेटलर्जी के अंदर पढ़ेंगे इन क्लास 12th ओनली. बट दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स, purification and extraction. Then we talk about general phenomena like corrosion, जो spontaneously होता है हमारे out, rusting जिसको हम बोलते हैं. That involves basically electrochemistry. उसके अंदर electrochemical reactions होते हैं. Correct? And lastly, certain reactions which are actually happening in our body, biological reactions, वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं. एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स रोल आउट that what this electrochemistry means.
सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये हमारा अभी यहां पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. थिंक अबाउट इट. So now you might have thought about it. Yeah, sir, electrochemistry, we can see two coins. So some students have already found their eureka moment. And what is that eureka moment? That eureka moment is, ki sir, it is made of two words, that is electro, and second word, that is chemistry. What is electro? Electro means electricity, and chemistry means something related to reactions. अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है मेरे बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये हम ऑलरेडी जानते हैं, फिजिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड केमिकल रिएक्शंस आर नथिंग बट, chemical reactions are when one substance reacts with another substance to give me a product, something like this. बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये है मेरे बच्चे, दैट are all chemical reactions possible to give us electricity? Can all possible chemical reactions give us electricity? The answer is, big answer is no. So we need to identify those reactions जिनके अंदर क्या हो रहा है मेरे बच्चे, जिनके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, जिनके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. We need to identify that. And that is where your chapter number 8 of class 11 gets activated over here, where we talked about certain reactions called redox reactions. Yes. So this chapter, this phenomena of electrochemistry is all about redox reactions. तो वो पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में रिवाइंड हो जाना चाहिए, जहां हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन करने के कुछ रूल्स देखे थे, हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए कुछ दो तरह के मेथड्स देखे थे. इफ यू आर नॉट थॉरो विद दैट चैप्टर, आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज टेक few moments of your life, go back, pull out your class 11th textbooks and read that chapter once again, because that chapter is highly important. So you need to understand over here that redox reactions are going to be our key concept in this chapter. Now, giving you a little brief over here, redox reactions are those reactions in which, very simple, reduction and oxidation, it happens simultaneously. ऐसे reactions जिसके अंदर reduction और oxidation simultaneously होता है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? redox reactions. Now, redox reactions, we already know that there is flow of electrons from oxidation to reduction. क्यों बोला मैंने ऐसे? Because हम क्लास 11th में एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लियो द लायन, इट सेज गर, है ना? लियो द लायन सेज गर. तो बस ये याद रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्पीशी इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन. मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, whereas gain of electron is termed as reduction. And this is highly important. You need to remember this. You need to remember redox reactions in terms of flow of electrons. तभी वो इस चैप्टर के अंदर आप लिंक कर पाओगे. बाकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए हमने बहुत सारी क्लासिकल डेफिनेशंस देखी हुई हैं, बट ऑल दोज डेफिनेशंस आर नाउ नोवेयर कंपेरेबल व्हेन वी टॉक अबाउट इन द टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो लियो द लायन सेज दैट. लायन का कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ कहानी कंप्लीट करने आया है यहाँ पर. ऑलराइट, ग्रेट. सो वी गेट ओवर हियर कि electrochemistry is nothing but where we are going to relate flow of electrons with the chemical reactions, those chemical reactions in which there is flow of electrons. And what are those chemical reactions? Those are nothing but redox reactions. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर सारे रिएक्शंस हमारे अराउंड redox reactions होते हैं? तो वंस अगेन क्लास 11th में हमने टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ा हुआ है. उसके अंदर
कुछ टाइप्स हमने नोट करवाए थे आपको, जिसमें पहला टाइप था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा टाइप था कंबशन रिएक्शन, तीसरा टाइप था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फिर एक बहुत स्पेशल टाइप का रिएक्शन देखा था डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस, जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा था और रिड्यूस भी हो रहा था. सो ऑल दोज रिडॉक्स रिएक्शंस, उनके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. एंड यस, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो हम उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. यस, ऑब्वियसली you might be thinking, sir, are there any reactions which are non-redox reactions? Yes, there are. For very simple to list down, acid-base neutralization reactions जो होते हैं, they are non-redox reactions. We talk about double decomposition या double displacement reactions. Yes, they are also non-redox reactions. So वहाँ पर flow of electrons नहीं है. दूसरा, precipitation reactions. So these are some reactions जो non-redox reactions हैं, and वहाँ पर flow of electrons नहीं हो रहा है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट. Is that perfectly okay? So यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, the question over here is कि सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया, केमिकल रिएक्शन से रिलेट कर रहे हैं वो भी समझ में आया, बट सर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हाउ आर वी गोइंग टू रिलेट दीज टू. गेटिंग द पॉइंट? सो द बिगर क्वेश्चन कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन इज दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस. हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? सो टू डू दैट we are going to see that there are two ways in which electricity can be related to chemical reactions. What are those two ways? Those two ways are, the first way is that there are certain redox reactions which are spontaneous in nature. Yes, आप दो एलिमेंट्स को साथ में रखो और वो एक redox reaction करना शुरू कर देते हैं. To be very very simple to your life, I will just take an example of hydrogen and oxygen. Yes, H2 and O2. अपने को पता है ये रिएक्शन क्या देता है हमको? H2O. Yes, initially थोड़ा सा हमको एनर्जी इस रिएक्शन को देना पड़ता है, a little bit energy, such that initial हाइड्रोजन के बॉन्ड्स और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स टूटे. But once those bonds are breaking, then hydrogen and oxygen combining releases so much heat that now you do not need to give any heat to this reaction. Now the energy is being generated inside the reaction and this reaction becomes a spontaneous reaction. And yes मेरे बच्चे, this is a redox reaction. देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2. So we can see over here is कि हाइड्रोजन जो है वो 0 से +1 जा रहा है. Getting the point? I'll just write it down little down here so that it's clear to you. H2 plus O2 goes to H2O and it gives us heat. Now this is 0, this is 0, this is +1 and this is -2 over here. So we can see clearly that hydrogen over here is getting oxidized and oxygen over here is getting reduced. So this is reduction happening, this is oxidation happening. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने की कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइनली ऑक्सीजन के पास जा रहे होंगे और वो वहां पर रिड्यूस हो रहा है. तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट, इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने को यूटिलाइज करना है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. Getting the point? So this is the first way in which electricity and chemical reactions get related. There are certain spontaneous redox reactions which happen on their own and we are able to pull out the electrons from that reaction. Then the second way is that there are certain redox reactions which are non-spontaneous. लेकिन हमको वो reactions करवाने हैं because हमको उसकी जरूरत है. We need those reactions. For very simple, once again, I write this reaction H2O वाला in reverse, wherein
द टारगेट ओवर हियर दिस टाइम इज कि मुझे पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, जो कि स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें यहां पर H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर चाहिए तो हमें एक प्रोसेस करवाना पड़ता है जो आप बचपन में पढ़ के आए हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. And when you do, what is that electrolysis? We pass electricity through H2O. And when you do, you see H2O यहाँ पर +1, ऑक्सीजन यहाँ पर -2. हाइड्रोजन हो जाता है 0, ऑक्सीजन हो जाता है ऑक्सीजन भी हो जाता है 0. तो आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन का अब यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन और ऑक्सीजन का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड मेरे बच्चे कि ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, बट ये स्पॉन्टेनियस नेचर का नहीं है. हमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करनी पड़ती है. तो ऐसे रिएक्शंस को जब करना हो तब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं टू फोर्सिबली पास द इलेक्ट्रॉन्स इनटू दिस सॉल्यूशन, इनटू दिस वाटर, बेसिकली द एग्जांपल दैट वी टुक. और जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो H2O में से हमें H2 और O2 अलग अलग मिल जाता है. Is that perfectly okay? So this you need to understand that these are the two ways in which electricity and chemical reactions can be related. Very nice. And what are those two ways? Spontaneous reactions से हम electricity production करवाएंगे और ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाएंगे with the help of electricity by giving them energy. But the question comes over here कि सर, is it that easy? Is it really that easy कि हमारे पास H2 है, हमारे पास O2 है, हमने उन दोनों को कनेक्ट किया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया. तो क्या ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखते हैं, चलो. लेट्स टेक एन एलिमेंट A which spontaneously has tendency to lose electrons. Let's take an element B which has tendency to gain electrons. मतलब क्या? मतलब ये कि एलिमेंट A जो है वो ऑक्सीडेशन करना चाह रहा है और एलिमेंट B जो है वो रिडक्शन करना चाह रहा है. Now what I do is I connect these two together. डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया मैंने. तो जैसे मैंने डायरेक्ट कनेक्शन किया, the moment I touch these two elements, there will be flow of electrons going to start from A to B because A lose करेगा, B gain करेगा. But the question is that is this flow of electron of any use to us? The answer is no. Why? Because this flow of electron is lost in the form of heat energy. तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे कोई काम का नहीं है. तो सवाल उठता है, द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू वी डू नाउ? हाउ डू वी टेक दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आवर कंट्रोल सो दैट वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट? तो बढ़िया क्वेश्चन है, सोचो. Okay. Now, what you observe over here is that I take element A, I take element B, but this time I'm not connecting them together. What I do? See this. I put them at a distance and connect them through a very powerful thing called as wire. Metallic wire से मैंने connect कर दिया. And bam! What happened over here? What happened actually is we just took the flow of electrons from A to B in our control. Yes, it is in your control now. आप खुद सोचो ना बच्चे, अगर आपने यहां से ये वायर को तोड़ दिया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बंद हो जाएगा. अगर आपने वायर को कनेक्ट कर दिया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चालू हो जाएगा. सो नाउ इट इज इन योर कंट्रोल. सो दैट वाज द फर्स्ट वे इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन से रिलेट करने का. स्पॉन्टेनियसली ए और बी इलेक्ट्रॉन्स देना चाह रहे हैं और लेना चाह रहे हैं, बट डायरेक्ट अगर हम इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे कोई काम का नहीं था. सो वी कनेक्टेड देम थ्रू अ वायर. देन द सेकेंड रिलेशन में आई टेक एन एलिमेंट C ओवर हियर and then I take an element D over here where C does not want to lose electron
and D does not want to gain electron. But human, उसको खुजली हो रही है, और जब खुजली हो रही है तो उसको C से इलेक्ट्रॉन निकलना है और D को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है फोर्सिबली. तो अब क्या करें? अब अगर आप उन दोनों को कनेक्ट भी करोगे तो भी वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा. सो यहां पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब हम क्या करें. तो करने के लिए हम क्या करते हैं, वी कनेक्ट C and D थ्रू अ वायर, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू कनेक्ट अ बैटरी इन बिटवीन देम. और बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू C एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू D. तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है मेरा बैटरी का, वो C से इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सिबली खींचेगा, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो D को फोर्सिबली इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाएगा. सो दिस इज हाउ with the use of battery we actually carry out a redox reaction which is non-spontaneous in nature. वो खुद नहीं होना चाह रहा है, बट हम एक ऐसी ताकत लगाते हैं जिससे C और D को वो काम करना पड़ता है. You get my point? बट सर आपने ये समझा तो दिया, बहुत आसानी से आपने समझा दिया, A और B ले लिया, सर वायर कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपने कंट्रोल में ले लिया. बट सर हमने फिजिक्स भी तो पढ़ा हुआ है थोड़ा. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो कंप्लीट तो होना चाहिए. ए से बी तो चले गए इलेक्ट्रॉन्स, बट बी से वापस ए भी तो आना पड़ेगा ना. थिंकिंग अबाउट इट, सर्किट्स, यस, तो सर्किट कहीं ना कहीं कंप्लीट होना जरूरी है कि नहीं है. तो समझा तो बहुत इजीली दिया है, बट इट इज नॉट दैट इजी मेरे बच्चे. इट इज नॉट दैट इजी टू डू ऑल दिस थिंग्स, टू डू ऑल दिस स्टफ. साइंटिस्ट हैड टू डेवलप cells, and those cells were named as electrochemical cells. Yes, you see, I have highlighted it in a way that you will remember it throughout your life. इलेक्ट्रो को मैंने ब्लैक में शेड किया है, केमिकल को मैंने व्हाइट में शेड किया है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है ये सेल्स? These are those cells which are going to simply, in simple language, they are going to relate electricity with chemical reactions. Electricity with chemical reactions. But हमने अभी अभी देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस को रिलेट करने के दो तरीके हैं. कि सर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, और दूसरा सर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और हम इलेक्ट्रिसिटी दे के उस रिएक्शन को करवाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द सेल्स व्हिच आर गोइंग टू रिलेट इलेक्ट्रिसिटी विद केमिकल रिएक्शंस, बट दे आर गोइंग टू बी टू डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. एक सेल वो काम करेगा जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में से इलेक्ट्रिसिटी दे, और दूसरा सेल वो काम करेगा जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए हमारी हेल्प करे. So let's understand that a device which can convert spontaneous redox reactions energy to electrical energy, that is one kind of cell, and a device which can convert electrical energy to non-spontaneous redox reaction, that is second kind of electrochemical cell. Getting the point मेरे बच्चे? तो पहला डिवाइस जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग नाम देते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल. और दूसरा जो सेल है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. यस, दीज आर द टू टर्म्स, दीज आर द टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन जिसमें आपका ये चैप्टर डिवाइडेड होगा. सो यू माइंड दिस टर्म्स. Galvanic cells are those cells which are going to convert a spontaneous redox reactions energy to electrical energy. So simple language में अगर मैं बोलूं तो केमिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो वो आपका गैल्वेनिक सेल काम करेगा, और
इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर आपको एक केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है, एक केमिकल रिएक्शन करवाना है, तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करेंगे. Is that clear? All right. Then you need to understand that this chapter basically will be divided into two broad classifications. That is, one part will be treating with the galvanic cell and one part will be treating with the electrolytic cell. But before we start explaining these cells in detail, we need to understand that there has to be certain construction of a cell. है कि नहीं? तो हमको बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ सेल को स्टडी करना पड़ेगा पहले डिटेल में. एक बार वो क्लियर आएगा तभी तो हम इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर इन डिटेल कर पाएंगे. सो लेट्स डू दैट एंड लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. नाउ टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स, आई एम फर्स्ट गोइंग टू लिस्ट डाउन द कंपोनेंट्स एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम वन बाय वन. So the first component of any cell is nothing but anode. And similarly, the second component is cathode. और आप इन दोनों terms से बिल्कुल वाकिफ हैं. You know these terms. Together, these terms are named as electrodes. Right? इनको हम electrodes के नाम से जानते हैं. तो चलिए पहले आपको समझा देते हैं एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है. तो भाई साहब, एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल ऑन विच ऑक्सीडेशन हैपेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे समझना कि एनोड और कैथोड को कुछ बच्चे आज तक ऐसे जानते हैं कि एनोड नेगेटिव होता है सर, कैथोड पॉजिटिव होता है. अच्छा, सम स्टूडेंट से सर एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है. सो दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग वे टू अंडरस्टैंड एनोड एंड कैथोड. आज के बाद एनोड एंड कैथोड अगर आपको कोई भी पूछता है तो आपको इतना ही बोलना है दैट एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड ऑफ एनी सेल. दुनिया का कोई भी सेल है, एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा. सिमिलरली कैथोड ऑलरेडी आप लोग डिफाइन कर रहे होंगे कि सर कैथोड विल बी दैट ऑन विच रिडक्शन हैपेंस, है ना. तो व्हाट इज द इजियर वे टू रिमेंबर दिस? द इजियर वे टू रिमेंबर दिस इज दैट यू ऑलवेज रिमेंबर दिस एज एन-ऑक्स रेड कैट. एनोड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैथोड, दोनों ही क्या है भाई? इलेक्ट्रोड्स हैं. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना. इलेक्ट्रोड, अ रॉड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बस इतना सा ही. डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डिटेलिंग्स ऑफ दिस. रॉड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी कौन सी रॉड्स हैं जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं. तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ दैट ऑल योर मेटल रॉड्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट्स द रीजन दैट एनोड एंड कैथोड जनरली आपके मेटल्स के बने होंगे. अच्छा, क्या हमारे नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते हैं? द आंसर इज नो, दे डू नॉट. बट येस, देयर इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस जो मेटल से भी ज़्यादा एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है और उसका नाम है ग्रेफाइट. यस, ये ग्रेफाइट विच इज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. यहाँ से इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा. आपने सुना होगा जनरली इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो ग्रेफाइट के बने होते हैं. क्यों? उसका रीज़न है मेटल्स के क्यों नहीं बनाते हैं. मेटल्स आर बेटर कंडक्टर्स, बट फिर भी ग्रेफाइट को क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज इट इज़ अबंडेंटली अवेलेबल एंड सिंस इट इज़ अबंडेंट तो वो चीप भी रहता है. तो हमारे सेल्स जो हैं वो थोड़े चीपर हो जाते हैं. अदरवाइज द सेल्स विल बिकम कॉस्टली. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनोड एंड कैथोड जनरली या तो मेटल्स के होंगे या फिर ग्रेफाइट के बने होंगे. मोर चांसेस ग्रेफाइट, लेस चांसेस मेटल्स. रीजन रिटन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. सो
ये वो कंपोनेंट्स है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना, जो हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं, जिनके बिना सेल का वर्किंग में आना पॉसिबल नहीं है। अब एनोड ले लिया, कैथोड ले लिया, तो क्या दोनों को रख के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है? नहीं। सो लेट्स ब्रिंग अबाउट द थर्ड कंपोनेंट एंड दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन कंडक्टर। तो देखो भाई, मैंने एनोड ले लिया, मैंने कैथोड ले लिया, दो इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर मतलब एक सिंपली मेटल वायर की ही बात कर रहा हूं। व्हाट डज दिस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर डज? इट कंप्लीट्स योर सर्किट, कंप्लीट्स द सर्किट एक्सटर्नली, कंप्लीट्स द सर्किट एक्सटर्नली। इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अभी एक्सटर्नल सर्किट हमने कंप्लीट किया है, एनोड कैथोड लिया, वायर कनेक्शन किया और हमारा एक्सटर्नल सर्किट रेडी हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग इन एनी वन डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी वो आपको थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन होगी। और थोड़ा बहुत तो आप गैस कर ही चुके होंगे कि सर एनोड वो है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो है जिसके ऊपर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन को हमने बताया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड रिडक्शन को हमने बताया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करिएगा, लियो द लाइन सेज गर, है ना। बस उसी से ही आपको ध्यान में आ गया होगा कि जो ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब एनोड बेसिकली इज गोइंग टू बी योर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, एंड कैथोड इज गोइंग टू बी द सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन जब ये क्लिक हो जाते हैं आपके दिमाग में तो आपको एकदम परफेक्टली याद रहता है कि एनोड सर ने क्या समझाया था, कैथोड सर ने क्या समझाया था। Getting the point? So anode is the source of electron because on anode oxidation is happening, and cathode is one which is sink of electrons, मतलब जहाँ electrons जाके use up हो जाएंगे because वहाँ पर reduction हो रहा है, reduction में gain of electrons होता है। और हमने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया है जो एक्सटर्नली सर्किट को कंप्लीट कर रही है। अब बिगर क्वेश्चन ओवर हियर नाउ इज कि सर एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो गया, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू हो गए हैं, बट अभी करंट फ्लो होना शुरू नहीं होगा मेरे बच्चे। उसका रीजन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वन साइड डायरेक्शन शुरू हो गया है बट अदर साइड डायरेक्शन हमको स्टार्ट करना है। तो उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ब्रिंग अबाउट a very important component over here. That's the fourth component of any cell. That is nothing but electrolytic solution. Now what is an electrolytic solution? Once again, नाम में ही सब कुछ है मेरे बच्चे। Electrolytic solution is the solution which contains electrolyte. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस विच ऑन डिसोल्यूशन इन द सोल्यूशन कन्वर्ट इनटू देयर आयंस। वो अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एंड दीज आयंस आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट द सर्किट इंटरनली। यस मेरे बच्चे, यही हैं वो आयंस जो आपको इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। बट वंस अगेन इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट दैट ईजी। ये चार कंपोनेंट तो हमने समझ लिए, इससे हमारा सर्किट कंप्लीट तो हो जाएगा, बट सर्किट कंप्लीट होने पे बहुत सारे ट्रबल्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड टू स्टॉप दैट ट्रबल्स you have to get the fifth component of the cell, and that fifth component I'm listing over here is nothing but ionic conductor. Yes, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो हैं वो सिर्फ आयंस प्रोड्यूस करके देंगे मेरे बच्चे, लेकिन इन आयंस को कंडक्ट करने के लिए हमें एक और कंपोनेंट डालना पड़ता है, दैट इज आयोनिक कंडक्टर। एंड हाउ दीज कंपोनेंट्स आर गोइंग टू वर्क फॉर डिफरेंट सेल्स। कौन से डिफरेंट सेल्स? गैल्वेनिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ये दोनों सेल्स के लिए ये कंपोनेंट्स किस तरह से काम करेंगे? टू अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव टू लुक दैट हाउ अ गैल्वेनिक सेल लुक्स लाइक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल लुक्स लाइक। तो चलिए आपको प्यारे से दर्शन करवा देते हैं
and then we will start to explain each component in each cell one by one. So let's show you how a galvanic cell looks like. So galvanic cell के अंदर आप देख रहे हो there is an anode, there is a cathode, there is a wire, there are two electrolytic solutions. देखो, this is solution number 1 and this is solution number 2. क्यों दो solutions ले रहे हैं उसका रीजन अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल को देख लीजिए. इलेक्ट्रोलिटिक सेल लुक समथिंग लाइक दिस. नाउ द मोमेंट पिक्चर कम्स अप ऑन योर स्क्रीन, आप सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो करेंगे, सर यहाँ पर दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, एक ही बीकर, उसके अंदर एनोड कैथोड डिप किया हुआ है एंड वी हैव कनेक्टेड दैट टू अ बैटरी. Just see that over here मेरे बच्चे, we have connected that to a battery. I have marked that with the red over here. Whereas in galvanic cell, there is a voltmeter attached over here. यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके रिएक्शन करवा रहे हैं. So that is what you have to understand over here कि गैल्वेनिक सेल में हमको दो अलग सॉल्यूशंस इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं. वी आर टेकिंग यूज ऑफ इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन. इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का यूज होगा. वेयरएज इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहां पर तो यार हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक गिवन सोल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं जो कि खुद नहीं होना चाहता है, बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट डन. सो यू अंडरस्टैंड मेरे बच्चे कि यहां पर हम लोग डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन. हेंस यहां पर हमको एक ही सोल्यूशन की जरूरत है और यहां पर हमको दो सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी. अब जैसे ही फर्स्ट लुक आपने दिया इन दोनों सेल्स को, तो आपको दिखा होगा सर एनोड कैथोड. Anode is negative in a galvanic cell, cathode is positive in a galvanic cell, whereas when I see towards electrolytic cell, तो एनोड पॉजिटिव हो जाता है और कैथोड नेगेटिव हो जाता है. तो बस ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं, ये समझने के लिए वी हैव टू सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच सेल इन डिटेल. टू डू सो, let's move on to the first cell, that is galvanic cell. And उस galvanic cell के अंदर भी I'm going to take the simplest galvanic cell we know, जिसको हम लोग बोलते हैं zinc copper cell. zinc copper cell. ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे यहाँ पर, zinc copper cell. And इस सेल को एक स्पेशल नाम दिया गया था, डैनियल सेल. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जॉन डैनियल वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ माइकल फैराडे. माइकल फैराडे वॉज द फिजिसिस्ट, जॉन डैनियल वॉज द केमिस्ट. इन दोनों ने मिलके काम शुरू किया था इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो येस, ही इज दैट डैनियल ओनली जिन्होंने सिंपलेस्ट डैनियल सेल को बनाया था. सो द डैनियल सेल looks something like this, which is shown on your screen right now. Now let's understand each of the component and explain each of the component based on galvanic cell. First of all, what you can observe over here is that there are two beakers, two different electrolytic solutions. There is one electrode called as zinc electrode and one electrode called as copper electrode, right? So we are talking basically about our basic cell, that is nothing but Daniell cell. अब Daniell cell के अंदर हमारे पास जिंक जो है वो एनोड साइड पे होता है और कॉपर जो है वो हमारा कैथोड साइड पे होता है. तो मैं दोनों साइड को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा ना. जिंक जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होने वाला है. प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन होने वाला है, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो सॉलिड इलेक्ट्रोड जो है वो अपने आयन्स रिलीज करेगा और दो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेगा. Whereas on the copper side,
copper plus 2 ions from the solution, aqueous ions from the solutions are going to take this 2 electrons and going to get converted into copper solid. These are the two reactions which are going to happen in the anode compartment and the cathode compartment. Now, what we do over here is, to explain you a little better, let's just zoom in a little bit over here and try to explain you that what actually is happening in the anode compartment side. Okay, चल अब यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा. मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, थोड़ा सा मैंने पिंच करके जूम किया ही हुआ है उसके अंदर. अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर से जिंक प्लस 2 आयंस जो हैं, दीज आर प्लस 2 आयंस ओवर हियर. सो जिंक प्लस 2 आयंस जो हैं वो इस इलेक्ट्रोड को छोड़ते हैं. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है ना मेरे बच्चे, गैल्वेनिक सेल है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. सो जिंक इज लीविंग द इलेक्ट्रोड, जिंक प्लस 2 आयंस, एंड गेटिंग डिजॉल्व्ड इनटू द solution in which it was dipped. Now, this solution over here, it has to be a zinc containing ion solution. अब हमारे लिए यहाँ पर जिंक नाइट्रेट है, ये जिंक सल्फेट भी हो सकता है, ये जिंक क्लोराइड भी हो सकता है, कोई भी जिंक आयन कंटेनिंग सॉल्ट हो सकता है. करेक्ट है. तो ये जो जिंक आयंस हैं इस सोल्यूशन के अंदर मेरे पास जिंक प्लस 2 आयंस हैं और दूसरा मेरे पास NO3 माइनस आयंस है. अब जिंक जो है वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो रहा है, ध्यान से देखिए. जिंक इज गेटिंग डिजॉल्व ओवर हियर, जिंक आयंस बन के सोल्यूशन में जा रहे हैं और पीछे एनोड के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. ध्यान से देखो क्यों ये नेगेटिव साइन आया है, वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो जाएगा. दैट सिंस on this electrode there is oxidation happening and oxidation is loss of electron. मतलब spontaneous oxidation हो रहा है and oxidation is loss of electron. तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे accumulate होने शुरू हो जाएंगे. Getting the point? And that's the reason anode in a galvanic cell becomes negative in nature. This is very very important. Sign conventions anode और cathode में opposite हैं. क्यों है? दिस इज बिकॉज एक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है और दूसरे सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है. यस, तो स्पॉन्टेनियस में जिंक प्लस 2 आयंस निकले मेरे बच्चे और इस जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज अकोमुलेशन, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज अकोमुलेशन होना शुरू हो गया एंड दैट इज वाई बिकम नेगेटिव इन नेचर. एनोड क्यों हुआ है? बिकॉज इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ नेगेटिव नेचर, इट इज बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन अकोमुलेशन, हेंस इट इज नेगेटिव इन नेचर. सिमिलरली व्हेन वी मूव ऑन टू द कैथोड साइड, कॉपर कंपार्टमेंट की साइड पे अगर हम चलेंगे, लेट्स शिफ्ट दिस डायग्राम सो दैट वी कैन एक्सप्लेन यू अ लिटिल बेटर. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जिंक रिलीज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर इलेक्ट्रोड पे रिसीव होते हैं. ना जिंक with respect to copper has tendency to lose and copper has tendency to gain. प्लीज़ ऐसा थंब रूल मत बना लीजिएगा कि जिंक जहाँ भी होगा हमेशा लूज ही करेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. वी विल कम टू दैट, बट अभी के लिए हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो आप अभी अज्यूम कर लीजिए कि जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, ये नॉलेज हम आपको अभी थोड़ी देर में दे देंगे. ओके, नाउ दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कम टू कैथोड. अब ये कैथोड क्यों बना? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर रिसीव होते हैं तो यहाँ पर देखो कॉपर के जो प्लस 2 आयंस हैं, ये कॉपर प्लस 2 आयंस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और कॉपर में डिपॉजिट हो जाते हैं. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि धीरे धीरे ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा. मतलब आपका कैथोड साइड धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाएगा और आपका एनोड साइड धीरे धीरे थिन होना शुरू हो जाएगा. इज दैट परफेक्टली ओके? तो कॉपर आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन स्टार्ट to get deposit on the copper electrode by this reduction reaction over here. And since reduction is happening, hence this is a cathode. And ध्यान से देखो copper plus 2
दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपना +2 चार्ज इस पे छोड़ देगा तो इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट होना शुरू होगा एंड दैट इज द रीजन कैथोड इज पॉजिटिव. कैथोड इज पॉजिटिव इन अ गैल्वेनिक सेल क्योंकि यहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है और उसकी वजह से ये साइन कन्वेंशंस एनोड और कैथोड पे आ रहे हैं. परफेक्टली ओके. देन यू माइट बी ऑब्जर्विंग that there is a U-tube kind of thing which is inserted in between these two electrodes. उस U-tube को हम नाम देते हैं salt bridge. Let's clear the screen out a little bit. हमने एनोड कंपार्टमेंट समझ लिया, कैथोड कंपार्टमेंट समझ लिया. अब हम इस ब्रिज का वर्क समझते हैं. Alright, so let's clear this out and let's give you the complete picture of salt bridge. Now, first of all, what is a salt bridge? पहले वो समझ लेते हैं. तो salt bridge is nothing but a inverted U-tube. Inverted U-tube. Simple सा, inverted U-tube. But इसके अंदर होता क्या है? Definition complete नहीं हुआ है. It is a inverted U-tube containing electrolyte which is inert in nature. Very very important. Containing an electrolyte which is inert in nature. मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट आयंस हैं, ऐसे आयंस हैं जो हमारे सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करके किसी भी तरह का प्रेसिपिटेशन, किसी भी तरह का प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली. ऑलराइट, ओके. एक ये इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है विच इज इनर्ट. अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक सोल्यूशन के अंदर होना चाहिए. तो भाई वो सोल्यूशन जो है उसको हम लोग बोलते हैं अगार अगार. सो ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके अंदर अगार अगार सोल्यूशन जो है वो भरा जाता है और उस सोल्यूशन के अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं और वो एक ऐसा ही इलेक्ट्रोलाइट चुना जाता है जो इन दोनों सोल्यूशंस के आयंस के साथ रिएक्ट ना करे. सो लेट मी कंप्लीट you know salt bridge definition for you. Salt bridge is a inverted U-tube which contains inert electrolyte in an agar-agar solution. Very very important question मेरे बच्चे. Direct question, what is salt bridge? ऐसा पूछा जाता है. So this is how you're going to define it. Perfectly okay. अब इस salt bridge का काम क्या है? उस काम को समझाने के लिए let me just make this clear once again and tell you what is happening once again in anode and cathode compartment. तो एनोड कंपार्टमेंट पे हम देखो यहाँ पर रिएक्शंस लिखे हुए हैं दैट जिंक इज गोइंग इनटू जिंक +2 एंड गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर +2 इज टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गोइंग टू कॉपर. अब मैंने दोनों के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस रखे हुए हैं. मतलब मेरे पास सिर्फ कॉपर +2 आयंस तो नहीं है यहाँ पर. मेरे पास कॉपर +2 के सामने नेगेटिव आयन भी है. तो यहाँ पर देखो मेरे पास नाइट्रेट आयंस हैं. सिमिलरली जिंक के अंदर भी मेरे पास नाइट्रेट आयंस ही हैं. अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कहीं पे भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कैथोड कंपार्टमेंट में अगर आपने नाइट्रेट सॉल्ट लिया है तो एनोड में भी नाइट्रेट लेना है. नॉट रिक्वायर्ड. द रिक्वायरमेंट इज जो एनोड आप डिप कर रहे हो उसी के आयंस का सोल्यूशन होना चाहिए. जिंक +2 इज मैंडेटरी. नेगेटिव आयन कुछ भी हो सकता है. सो यू कैन हैव जिंक सल्फेट इन एनोड एंड कॉपर नाइट्रेट इन कैथोड. यू कैन हैव दैट. बट कॉपर +2 और जिंक +2 मुझे चाहिए. परफेक्ट है फॉर सेल टू गेट इन वर्किंग कंडीशन. अब यहां पर हुआ क्या देखो. इन द एनोड साइड धीरे धीरे जिंक +2 आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ एंड इन द कैथोड कंपार्टमेंट कॉपर +2 आयंस जो है उनका कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है ना. तो अगर जिंक +2 इंक्रीज हुआ है, नाइट्रेट को तो छेड़ा ही नहीं हमने, तो आई कैन से दैट नाइट्रेट आयंस का कंसंट्रेशन रिलेटिव टू जिंक +2 डिक्रीज हो गया है. मतलब एनोड साइड पे सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव होता जा रहा है. करेक्ट. और सिमिलरली कैथोड साइड पे ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कॉपर +2 जो है वो डिक्रीज हो रहा है. मतलब रिलेटिवली नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है. इट इज एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज. सॉल्यूशन
in the anode positive, solution in the cathode negative. अब इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए अगर मैंने सिंपली एक ब्लैंक यूट्यूब इंसर्ट कर दिया तो जिंक +2 और नाइट्रेट फ्रॉम द कैथोड साइड वो दोनों इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर आके रिएक्शन करना शुरू कर देंगे. एंड व्हाट विल हैपन इज कि इस जगह पे एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ जाएगा. क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. मतलब क्या? एक सेल के अंदर दूसरा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा. एंड दिस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज द ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ द सेल. सो टू रिमूव दिस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल सबसे पहले हमने इन सॉल्यूशंस को सेपरेट कर दिया एंड देन हमने इसके अंदर एक सॉल्ट ब्रिज इंसर्ट किया. नाउ व्हाट इज दिस सॉल्ट ब्रिज डूइंग? लेट्स गिव यू द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. सबसे पहला और सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है? सॉल्ट ब्रिज में देखो आपको आयंस दिख रहे हैं Cl Na+2. दीज आर इनर्ट आयंस. ये क्या करेंगे? ये नेगेटिव आयंस, सिंस इस साइड पे पॉजिटिव सोल्यूशन बनता जा रहा है तो ये नेगेटिव आयंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज जो है वो पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करेंगे. तो Cl- आयन यहाँ पर आएगा, जिंक +2 यहाँ जाएगा और इस जगह पे ये देखो ये डायफ्राम लगाया हुआ है हमने. इट इज़ नॉट लेटिंग टू रिएक्ट दीज टू बट व्हाट इज हैपनिंग कि जिंक +2 जो है वो Cl- के साथ क्या हो रहा है बच्चे? न्यूट्रलाइज हो रहा है. गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सॉल्ट ब्रिज. सिमिलरली ऑन द अदर साइड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज Na+ जो है वो ट्रैवल करता है. वंस अगेन यहाँ पर देखो ये डायफ्राम लगाया हुआ है. ये Na+ यहाँ पर आएगा और ये NO3- जो है वो यहाँ पर इस तरह से अकमुलेट हो जाएगा और अपना चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा. सिमिलरली यहाँ पर भी जिंक +2 अकमुलेट हो जाएंगे और चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा. सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू न्यूट्रलाइज what? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. फिर सेकेंड फंक्शन क्या हो गया भाई? आप देख पा रहे हैं कि अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो इंटरनल सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होता. गेटिंग द पॉइंट? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस ने आयंस तो प्रोड्यूस करके दे दिए थे हमको बट इंटरनल सर्किट जो है वो हमको कंप्लीट करना था. तो इस सॉल्ट ब्रिज ने आयोनिक कंडक्टेंस दिया. देखो उसने आयंस प्रोवाइड किए ना सो दैट हमारा जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और फर्दर मोर आयंस जो है वो प्रोड्यूस कर सके. सो दिस इज व्हाट दिस सॉल्ट ब्रिज डज. इट इज एन आयोनिक कंडक्टर इन अ गैल्वेनिक सेल एंड इट न्यूट्रलाइजेस द सॉल्यूशंस इन द एनोड एंड कैथोड कंपार्टमेंट. एक चीज. एंड दूसरा चीज, इट कंप्लीट्स द सर्किट इंटरनली. Two most important functions of salt bridge. And the third one, it is also an important one, but if you miss out also तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. थर्ड यहाँ पर लिख देते हैं, it prevents intermixing of the solutions. Perfect. So what is a salt bridge? Inverted U-tube containing an inert electrolyte in an agar-agar solution. अच्छा वो solution अगर हो सकता है, वो solution gelatin हो सकता है. Gelatin मतलब एक gel like substance बना देते हैं. Getting the point? What is the function of this salt bridge? Another important question. It helps to neutralize the anode compartment and the cathode compartment's electrolytic solutions. जो हमने देखा कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होता जा रहा है. एनोड साइड पे पॉजिटिव, कैथोड साइड पे नेगेटिव. एंड इट कंप्लीट्स द सर्किट इंटरनली बाय प्रोवाइडिंग द आयोनिक कंडक्शन. एंड द लास्ट फंक्शन, इट प्रिवेंट्स इंटरमिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस इन द एनोड एंड कैथोड डिपार्टमेंट. इज दैट परफेक्टली ओके? श्योर है? प्लीज मेक श्योर कि आप ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन अच्छे से समझ लें. नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. अब लेट्स फर्स्ट जूम आउट दिस थिंग ओवर हियर एंड लेट्स एक्सप्लेन यू कि भाई ये हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल.
गैल्वेनिक सेल में एनोड भाई साहब होते हैं नेगेटिव। क्यों होते हैं? बिकॉज एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का अकमुलेशन हो रहा है। कैथोड भाई साहब क्या होते हैं भाई? कैथोड भाई साहब होते हैं पॉजिटिव। बट याद ऐसे नहीं रखना है, आपको यही याद रखना है, एनोड इज वन ऑन विच ऑक्सीडेशन हैपेंस, कैथोड इज वन ऑन विच रिडक्शन हैपेंस। कौन ऑक्सीडाइज करेगा, कौन रिड्यूस करेगा ऑन कनेक्शन, वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। इज दैट क्लियर? बट अभी के लिए आपको ये चीज़ समझनी है, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। अब एनोड साइड पे हमने आपको बताया ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एक सॉलिड मेटल अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, करेक्ट। और कैथोड पे आयंस जो हैं वो सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है मेरे बच्चे कि अगर ऑक्सीडेशन पे आयंस में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब एनोड कंपार्टमेंट में या ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट में बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, और कैथोड साइड पे उसके ऊपर डिपोजिशन हो रहा है। तो धीरे धीरे एनोड कंपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रोड थिन होना शुरू हो जाएगा, कैथोड में थिक होना शुरू हो जाएगा, एंड फाइनली इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। यस, परफेक्ट। देखो मैंने वर्किंग होने के बाद आपको एक फिगर दे दिया कि भाई अल्टीमेटली आपके इलेक्ट्रोड्स दिखेंगे कुछ इस तरीके से, जिंक एंड कॉपर। कॉपर के ऊपर देखो ये पहला थिकनेस देखो इसका, धीरे धीरे वो थिक होता गया, करेक्ट। एंड जिंक थिकनेस देखो एंड धीरे धीरे वो थिन होता गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एनोड पे डिसोल्यूशन होता है बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग, एंड कैथोड पे डिपोजिशन होता है बिकॉज उस पर रिडक्शन हो रहा है। परफेक्ट है? ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। Let's once again clear the screen up and bring about a very interesting part that is nothing but an electrolytic cell. देखिए यहाँ पर क्या आया है मेरे बच्चे स्क्रीन पे इस वक्त? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। What we are explaining the components. हम components को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। I'll give you the list of the components once again. देखो ये components का लिस्ट है जो अभी हमने लास्ट स्क्रीन पे देखा था। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एंड आयोनिक कंडक्टर। इसका एक्सप्लेनेशन हम गैल्वेनिक सेल के लिए देख चुके हैं, अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए देखेंगे। एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। एक ही कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर हम एक के अंदर ही सोल्यूशन लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज इसके अंदर डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होने वाला है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सोर्स दिया है, आपको पावर सोर्स दिया है, और इस सोर्स से क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा। हमने एनोड को कनेक्ट किया हुआ है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सोर्स, एंड कैथोड को कनेक्ट किया हुआ है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सोर्स। क्यों ऐसा किया है भाई? क्योंकि अब हम वो रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, यहाँ हम फोर्सिबली एनोड को ऑक्सीडाइज करवाना चाह रहे हैं। एनोड ऑक्सीडेशन ही करेगा मेरे बच्चे, ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना। यहाँ पर भी एनोड वही है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड वही है जिसके ऊपर रिडक्शन होगा। बट यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम एक्सटर्नल पावर सोर्स लगा के फोर्सिबली करवा रहे हैं। रिमेंबर हमने आपको बताया था 2 टाइप्स ऑफ रिलेशंस, उसमें हमने बैटरी लगा के फोर्सिबली रिएक्शन करवाने की कोशिश की थी। तो अब इस एनोड, इस मेटल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जा रहा है, फोर्सिबली इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा मेरे बच्चे कि ये इलेक्ट्रोड, सपोज मैं एक मेटल M इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ, तो ये मेटल M इलेक्ट्रोड के ऊपर बेसिकली हो यही रहा है, इट इज गिविंग M प्लस एंड इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ गेटिंग पुल्ड आउट। गैल्वेनिक सेल में वो अकमुलेट हो रहे थे स्पॉन्टेनियसली, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग पुल्ड आउट, तो
इस इलेक्ट्रोड के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा कि नहीं. एंड सिंस ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, लेकिन इस वक्त एनोड पॉजिटिव है. आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट क्लियरेंस ऑन वाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव anywhere you will get it. Similarly, on the other side, बैटरी को हमने नेगेटिव टर्मिनल जो है कैथोड पे कनेक्ट किया हुआ है. मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, हम फोर्सिबली इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. तो जब फोर्सिबली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मेरे बच्चे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का अकमुलेशन होना शुरू हो जाएगा. एंड दैट्स द रीजन, होना यहाँ पर रिडक्शन ही है. सोल्यूशन में से आयंस जो हैं वो लेके यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का अकमुलेशन हो रहा है, इसीलिए वो नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए वो नेगेटिव हो रहा है. तो ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से समझनी है मेरे बच्चे, कि एक गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो, कैथोड क्या होता है जिसके ऊपर रिडक्शन हो. एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड वो ही है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड वो ही है जिसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है. बट एक गैल्वेनिक सेल में ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव. Whereas in the electrolytic cell, due to the forcible reaction, एनोड becomes positive and cathode becomes negative. हम एक्सटर्नल सोर्स से एक फोर्सिबल रिएक्शन करवा रहे हैं, which the electrodes don't want to do, but we are making them do by applying high voltage electricity. I think the story till here is going to be perfectly clear with you. Perfect है? So now, since we are clear with the components, and I'll just go back to the slide of the components, we are once again back over here. कंपोनेंट्स को हमने एकदम क्लियर कर दिया है, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, आयनिक कंडक्टर. तो बच्चे ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर जैसे यहाँ पर आयोनिक कंडक्टर था हमारा, देयर वाज एन आयनिक कंडक्टर ओवर हियर, राइट? यहाँ पर हमारे पास आयोनिक कंडक्टर था. अब ये जो आयोनिक कंडक्टर है वो हमको गैल्वेनिक सेल में चाहिए, लेकिन सर डोंट वी नीड दिस आयोनिक कंडक्टर इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? टू डू दैट, come back over here on this part and let's understand this कि since यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो है उसके अंदर हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का भी काम कर रहा है, ये आयंस प्रोवाइड भी करेगा और ये सर्किट को इंटरनली कंप्लीट भी कर देगा. तो मतलब in electrolytic cell, the electrolytic solution itself acts as the source of internal completion of the circuit. Perfect है? I suppose this would be the best way to explain and best way to understand. जब हम सामने सामने चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं तो हमें एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हुआ, why anode cathode have reverse polarities in galvanic and electrolytic cell. Then sometimes in your exam, अब हमने पढ़ तो लिया है, indirectly कहीं ना कहीं हमने difference in the galvanic and electrolytic cell पढ़ तो लिया है, but since हमारे बच्चे confuse हो जाएंगे, एक एक statement उनको बनाना पड़ेगा. So what I have done over here is I have made a quick slide, and that quick slide is basically going to give the points of differences between a galvanic and an electrolytic cell. So let's understand the points of differences between electrochemical cells. Now, what are electrochemical cells? एक बार quick revision भी हो जाएगा आपका. Through these points of differences, electrochemical cells are those cells which can convert electrical energy to chemical energy, or which can convert chemical energy to electrical energy. Chemical energy to electrical energy convert करने वाले cells, उनको हम क्या बोलते हैं? Galvanic cells. और electrical energy to chemical energy convert करने के लिए
electrolytic cells. And those are the two cells which are listed right now on your screen. Let's list down the first point of difference जो अभी हमने define किया है वो ही है a device which can convert spontaneous redox reactions energy to electrical energy, galvanic cell. A device which can convert electrical energy to non-spontaneous redox reactions energy is known as electrolytic cell. Simple language में galvanic cell converts chemical energy to electrical and electrolytic cell converts electrical to chemical. Second point of difference, electrical energy is generated by redox reaction. कौन सा redox reaction उसको यहाँ पर प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा, spontaneous redox reaction. And सामने electrical energy brings about the chemical reaction which with the help of an external source. कौन सा chemical reaction? Once again, non-spontaneous redox chemical reaction. Complete कर लीजिएगा. Is that perfect? Great. चल. Then the cathode is positive electrode and anode is negative electrode in the case of galvanic cell. क्यों होता है हम एकदम डिटेल में वो समझ चुके हैं. And similarly, the polarities get reversed in the case of electrolytic cell. Anode become positive and cathode become negative. Please do not forget over here. Do not see the emphasis of my voice. Do not forget. Anode दुनिया का कोई भी सेल है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन ही होगा. कैथोड दुनिया का कोई भी सेल है उसके ऊपर रिडक्शन ही होगा. The processes on the electrodes will not change. Only the polarities will change. Please make this point very, very clear in your mind. Is that perfectly okay? All right, great. Then next, half cells are set up in different containers and are connected through salt bridge. Galvanic cell में क्यों करते हैं? Because यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करवाना पड़ेगा. डायरेक्ट रिडॉक्शन करने से क्या हो रहा था? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो रहा था एंड दैट वाज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे. सो टू रिमूव दैट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वी हैड टू सेपरेट दोज बीकर्स. वेयर एज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है तो हमें इलेक्ट्रोड्स सेम ही कंटेनर के अंदर रखने हैं, एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर रखने हैं. इज दैट परफेक्टली ओके? All right, then the final point, applications of the galvanic cells are in the batteries. Yes, मेरे बच्चे, अब खुद सोचो, you are a young generation now, all of them have Android phones and iOS phones in your hand. तो जब आप उस फोन को यूज कर रहे हो तो बेसिकली कैसे यूज कर पा रहे हो? बिकॉज उसके अंदर एक बैटरी है, वो बैटरी के अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से आपकी मोबाइल की फोन्स की जो स्क्रीन है वो लिट अप हो रही है एंड यू कैन यूज देम. गेटिंग द पॉइंट? लेकिन अब आप खुद सोचो कि जैसे ही आप उस फोन को यूज करना शुरू करते हैं तो आपके फोन्स लाइफ टाइम तो नहीं चलते हैं. एक दिन के बाद वो बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती है. मतलब क्या? धीरे धीरे एनोड डिसॉल्व हो गया, कैथोड पे सारे आयंस डिपॉजिट हो गए, आयंस ही ख़त्म हो गए तो बैटरी डेड हो जाती है. और जब बैटरी डेड हो जाती है तब आप क्या करते हो? तब आप उसको चार्जर में डालते हो और वो चार्जर क्या करता है? वो चार्जर उस सेल के पोटेंशियल, जो स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल वो जनरेट कर सकता था, उससे ज़्यादा पोटेंशियल लगा के पूरे रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में करता है. एंड जब पूरे रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में करता है तो एनोड कंपार्टमेंट में आयंस डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, कैथोड में आयंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और बैटरी जो है वो रिचार्ज हो जाती है. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का कमर्शियल एप्लीकेशन कहाँ है? आपके मोबाइल फोन्स में. दूसरा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कहाँ हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का? इन प्रोडक्शन ऑफ, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस मेटल्स, जो हम चैप्टर नंबर 5 मेटलर्जी क्लास 12th में ही पढ़ने वाले हैं. सिमिलरली वी आर गोइंग टू सी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. एक्सट्रैक्शन अलग चीज़ होती है, प्योरिफिकेशन अलग चीज़ होती है. डू नॉट मर्ज दीज टर्म्स. बोथ ऑफ दीज टर्म्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन योर चैप्टर नंबर
5. No, I think it's chapter number 6. Sorry, metallurgy. Step number 5 is surface chemistry. So metallurgy के अंदर हम इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर वापस से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को रिकॉल करेंगे और गैल्वेनिक सेल्स का एप्लीकेशन हम यहाँ पर ही इसी चैप्टर के अंदर टुवर्ड्स द एंड जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज देखेंगे, वहाँ पर हम आपको गैल्वेनिक सेल्स का एप्लीकेशन भी बताएंगे. सो दिस विल बी द different types of electrochemical cells, their basic construction, wherein we saw the components are common, but उन components का जो usage है, जो working है, वो दोनों cells में slightly different है, and with the help of the figures we have done that, correct? And then finally we saw that what are the points of differences between a galvanic and an electrolytic cell. So for this session, let's keep it till here because already काफ़ी बच्चे lecture से धीरे धीरे बोर होना शुरू हो जाएंगे and I don't want you people to get bored with this chapter because this is very very interesting chapter. So in the next session when we come up, we are going to start the first portion of this chapter, that is galvanic cells. Yes बच्चे, अभी तो आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है. We have introduced you to the electrochemistry, electrochemical cells. अब हम एक एक सेल को लेंगे और उनके अंदर आने वाले डिटेल्ड टर्म्स को पढ़ेंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कम अप विद वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज द गैल्वेनिक सेल पार्ट. उसके अंदर कुछ मिसलेनियस टर्म्स एंड बहुत सारी गैल्वेनिक सेल्स के ऊपर बातें करेंगे. लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन, बेला चाओ, बाय बाय.